हेलो दोस्तों। आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ, जो कि भारत के इतिहास से भी रिलेटेड होगा और अपने जीवन से भी रिलेटेड होगा, और ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद की बात है। इसलिए मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम सभी को ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारियाँ कब जीवन में काम आ जाएगी कुछ कह नहीं सकती। तो ऐसा है कि जीवन में जितनी जानकारियाँ हो उतना बेहतर होता है, आप सभी को पता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा, और आप सभी का लाइक्स भी बहुत सारे मिलने वाले हैं और कमेंट्स भी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी है जिसकी वजह से हमारा देश कई सौ सालों तक गुलाम रहा। ये बात तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत पे कब्जा करने के लिए बहुत लोग आए और अपना अधिकार जमाया अपने हिसाब से। भारत की जो परिस्थितियाँ थी जो उसको बदला, हमारे देश के शहरों का नाम बदला अपना सिक्का चलाने के लिए। क्या कुछ नहीं किया, ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। और यही सब वजह से हमारा जो भारत है वो कई सौ सालों तक गुलाम रहा। और लोग कहते थे, बाहर के जो भी थे वो कहते थे कि भारत चिड़िया का सोने का चिड़िया है। ये सच था। इसलिए भारत आज भी आगे है, क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म का केंद्र बिंदु है, और उसी से सब कुछ बचता हुआ चला गया। जो आज हम आज़ाद है, हम सब आज़ाद है और कहीं भी कुछ भी कह लेते हैं। मैंने सुना है न्यूज़ में बहुत सारे कि हमको इजाज़त है कहने का, हमको ये करने का इजाज़त है। यही भारत है जहाँ पे सबको सब कुछ करने का इजाज़त है, वही भारत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुग़लों के बारे में। मुग़ल का एक ऐसा चापलूस था, मुग़लों का एक ऐसा चापलूस था जिसकी वजह से हमारा भारत 200 साल तक गुलाम रहा। इसकी चापलूसी की हद तो देखिए। इतिहास गवाह है, इतिहास की ये बात है कि मुग़लों का वो ऐसा शख्स था चापलूस, जिसकी वजह से, जिसके षड्यंत्र की वजह से, जिसके प्लान की वजह से अपना भारत जो है वो 200 साल तक गुलाम रहा। चौंकाने वाली बात है कि नहीं दोस्तों? अगर 200 साल तक, मानिए कि अगर 200 साल भी तक भी भारत गुलाम नहीं होता तो भारत आज और कितना आगे होता। अब उस चापलूस के बारे में जानते हैं कि वो चापलूस था कौन। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप सब ने सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप सब ने सुना होगा। और उसी का कैप्टन था बिलियन विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, जो अंग्रेज़ों की भारत में जड़ें जमाने की अहम भूमिका निभाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्टन था विलियम हॉकिंस, उसने अंग्रेज़ों को भारत में जड़ें जमाने की सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके वजह से अंग्रेज़ यहाँ पे थे, और उन लोगों ने भी अपना सिक्का चलाया, उन लोगों ने भी अपना शासन चलाया हमारे भारतवासियों के ऊपर। और उसका मकसद था कि सूरत पे उसका कारोबार का अड्डा जमाना, क्योंकि सूरत उस समय भारत का प्रमुख समुद्री व्यापार का केंद्र था। सूरत जो शहर है, वो शहर
भारत के प्रमुख समुद्री तट का समुद्री व्यापार का केंद्र था। समुद्री जो भी व्यापार होती थी वो सूरत से होती थी, जहाँ से मुगल साम्राज्य अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। सूरत से ही मुगल साम्राज्य अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। केंद्र बिंदु था सूरत। कैप्टन विलियम्स जो था कैप्टन विलियम्स जो था वो हाउ वो सूरत में अपनी व्यापारिक गतिविधियां स्थापित करना चाहता था, लेकिन इसके लिए मुगल बादशाह की अनुमति बहुत ज़रूरी थी। विलियम जो था वो शख्स सूरत में अपना व्यापार स्थापित करना था, और उस परमिशन लेने के लिए मुगल बादशाह की अनुमति चाहिए थी। और उसने अनुमति लेने के लिए अपनी फ्रांसी और तुर्की भाषा से मुगल बादशाह जहांगीर को प्रभावित किया। मुगल का जो बादशाह था जहांगीर, उसको विलियम ने अपनी फारसी और तुर्की भाषा से उसका दिल जीता, उसको प्रभावित किया, मतलब अपना व्यापार जमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण जहांगीर ने विलियम को अपने दरबार में ही रोक लिया। मतलब विलियम जो था वो उसके दिल में इस तरह से जगह बना लिया कि जहांगीर अपने दरबार में उसको रोक लिया और उसे 400 सवारों का मनसबदार बना दिया। 400 सवारों का मनसबदार बना दिया विलियम्स को जहांगीर ने। कितनी बड़ी तरक्की कर रहा था ये देखिए। विलियम ने 5 साल तक मुगलों की सेवा की। जब उसको उस पद की प्राप्ति हो गई तो उसने मात्र 5 साल तक मुगलों की खूब सेवा की और खूब चापलूसी की भारत के खिलाफ। और क्या कुछ नहीं किया होगा, आप सोच सकते हैं अपने विचारधारा से, क्योंकि उसको सूरत में अपना व्यापार स्थापित करना था और अंग्रेज़ों को यहाँ पे बुलाना था, ताकि भारत पे वो लोग भी अपनी कब्जा, अपना अधिकार और जितना चीज़ें होगा उतना बेहतर है इस ज़माने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए योजना बनाता रहा। 5 साल तक सेवा करने के साथ साथ उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना बनाता रहा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ से किसको लाया जाएगा, कहाँ से क्या चीज़ जाएगी और कहाँ पे किसको अपने कब्जे में किया जाएगा, अपने मुट्ठी में किया जाएगा, किस तरह से अपने बस में किया जाएगा। कहने का मतलब है उसके बाद उसने जहांगीर से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी ले ली। 5 साल सेवा करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ विलियम ने जहांगीर से भारत में ईस्ट इंडिया फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली और जहांगीर ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने की अनुमति भी दे दिया, क्योंकि उसी के हाथ में था। उसके बगैर यहाँ पे विलियम्स को फैक्ट्री बैठाना असंभव था और उसने 5 साल तक सेवा करके इस कार्य को संभव बना दिया और फैक्ट्री बैठा ही ली। उसके बाद 1616 ईस्वी में इंग्लैंड का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया। फैक्ट्री बैठने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बैठने के बाद 1616 ईस्वी में इंग्लैंड का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, जिसने नूरजहां और शाहजहां की कीमती तोहफे देकर प्रभावित किया।
अब इसका देखिए प्लान कैसे विलियम ने क्रिएट किया था। सॉरी दोस्तों। किस तरह से क्रिएट किया था। जिसके बाद सर टॉम्स भारत आया और उसने नूरजहाँ और शाहजहाँ को प्रभावित करने के लिए कीमती तोहफे दिया, और कीमती तोहफे देकर उन दोनों को प्रभावित भी कर लिया, क्योंकि भारत पे इन लोगों को अपना अधिकार जमाना था और अपने हिसाब से भारत को चलाना था, अपने हिसाब से भारतवासियों को रौंदना था, जो कुछ भी कह लीजिए बस। इसके बाद उसने जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति मांगी। तोहफा देने के बाद तोहफा देने के बाद उसने जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना, जो कंपनी की सेना होती है, उन लोगों को लाने की अनुमति मांगी, और उसका भाग्य हुआ कि अनुमति भी मिल गया उसे, क्योंकि उसने इतनी कीमती तोहफा ही दिया था। प्रभावित कर लिया था अपने तोहफे से, अपनी बातों से, अपने आचरण से। एक मामूली व्यापारी जहाज़ से भारत में दाखिल हुई। एक मामूली व्यापारी था और एक जहाज़ से भारत में दाखिल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बात को समझ रहे हैं दोस्तों। एक मामूली सा व्यापारी भारत में जहाज़ के जरिए भारत में दाखिल हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सेना और ताकत बढ़ा ली। बस ये लोग को तो जगह चाहिए था यहाँ पे, कि किसी तरह से जगह मिल जाए, और जगह मिलने के बाद इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी सेना और ताकत सब कुछ बढ़ा लिया। यह वही सेना थी जिसने आगे चलकर मुग़लों को कमज़ोर किया। मुग़लों ने इन्हें पनाह दिया, और इन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना और ताकत इतनी बढ़ा ली कि इनके सामने मुग़ल कमज़ोर हो गए। ये ब्रिटिश हुकूमत इसको बोलते हैं। ये जो बात अभी कर रहा हूँ इसको ब्रिटिश हुकूमत कहते हैं। और मुग़लों को कमज़ोर कर दिया अपनी ताकत से, और भारत को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। सोचिए कितना प्लान क्रिएट किया होगा, कितना षड्यंत्र रचा गया होगा, कि जिसने एक शख्स को भारत में रहने की जगह दिया, उस शख्स ने धीरे धीरे अपनी ताकत और सेना बढ़ाई, और फिर उसके ताकत और सेना के सामने मुग़ल कमज़ोर हो गए, और यहाँ पे फाइनली भारत में ब्रिटिश हुकूमत लागू हो गया। कितना कमज़ोर कर दिया कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी चीज़ें लागू कर दिया फाइनली। और इसी की वजह से भारत जो है, इस चापलूस की वजह से भारत 200 साल तक गुलाम रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये जानकारी आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अभी मुग़ल के ही अगला। क्या आप जानते हैं कि किस मुग़ल बादशाह को माना जाता था अच्छा शासक? अगर नहीं जानते हैं तो आगे भी बने रहे, मैं आपको बताऊंगा कि मुग़लों में से वो कौन सा बादशाह था जिसको अच्छा शासक माना जाता था। ये मुग़लों की हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखा था। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में मुग़ल साम्राज्य का नींव बाबर ने रखा था। अकबर से लेकर
औरंगजेब तक का समय मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक का जो समय था वो मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सबके दिल में इच्छा होती है इस सवाल को जानने के लिए कि अच्छा मुग़ल शासक कौन था। जैसे कि मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया कि क्या आप जानते हैं कि अच्छा मुग़ल शासक कौन था जो सभी धर्मों का कद्र करता हो, हर एक इंसान की कद्र करता हो, हर एक व्यक्ति का दुख को समझता हो, उसकी मजबूरी को समझता हो, उसकी समस्याओं का समाधान करता हो। इसी को बोलते हैं कि सबसे अच्छा मुग़ल शासक कौन था। क्या हुआ भूरा? भूरा, ये भूरा है, भूरा है। देता हूँ खाना, रुक जा। तो दोस्तों, अकबर के समय में मुग़ल राज संपन्न और मजबूत हुआ। तो आप ये जान लीजिए कि अकबर के समय में मुग़ल राज संपन्न और मजबूत हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य सबसे ताकतवर था। औरंगजेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य सबसे ताकतवर था। हालांकि विद्वान अकबर को सबसे अच्छा और बेहतर मुग़ल शासक मानते हैं। इतिहास के हिसाब से सबसे विद्वान विद्वान अकबर को सबसे अच्छा और बेहतर मुग़ल शासक माना जाता है। ये जान लीजिए कि अकबर को बेहतर मुग़ल शासक माना जाता था क्योंकि अकबर धार्मिक रूप से औरंगजेब से ज़्यादा अच्छा था, सहिष्णु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसमें कई सारी खासियत थी जो बहुत ही बेहतरीन थी, जिसकी वजह से उसको अच्छा शासक माना जाता है। अकबर कला और साहित्य, अकबर कला कला जो होता है ना, कला तो आप समझ ही रहे हैं ना, कला। अकबर कला और साहित्य का भी संरक्षक था, जबकि औरंगजेब कला और साहित्य से चिढ़ता था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे किसी तरह का कोई कला हो और किसी तरह का साहित्य हो। वो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कुछ भी हो सब कुछ हमारा हो और हमारे ही हिसाबों से यहाँ पे भारत के लोग फॉलो करें। लेकिन भारत अध्यात्म का बिंदु केंद्र है। यहाँ पे परमात्मा का ही चलता है, इंसानों का कुछ समय। अकबर प्रशासनिक रूप से ज़्यादा सुधारवादी भी था। अकबर जो था उसकी खूबियाँ थी, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर प्रशासनिक रूप से ज़्यादा सुधारवादी था और जो औरंगजेब था उसका विचारधारा कुछ अलग था और अकबर का विचारधारा अलग था, जिसकी वजह से हमारा जो भारत है, ऐसे ऐसे शासक आए हमारे भारत में और बहुत कुछ करके भारत पर अधिकार जमाए, भारत को पीछे रखा। भारतवासियों को बहुत सारी, आज जो आज़ादी हमें मिली है, आज आज़ादी से जो हम हैं, इसके पीछे क्या कुछ नहीं हुआ है आप सभी को पता है और पता भी होना चाहिए। और ये इतिहास हमें अपने आने वाला सभी भविष्य को बताना बेहद ज़रूरी है कि हमारे भारत में क्या कुछ हुआ था, ताकि वो लोग सतर्क रहे और आने वाली कोई भी पीढ़ी में इस तरह का दोबारा घटना ना घटे। मकसद यही है, ये सब बताने का मकसद यही है कि ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अब इसी जानकारी के साथ मैं आप सभी को एक छोटा सा 2 लाइन की पंक्ति सुनाता हूँ जो हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी
हमारे गुरुदेव ने लिखे हैं। और वो पंक्ति है, जिस दिन अपनी सोच बड़ी बड़ी कर ली, जिस दिन अपनी सोच बड़ी कर ली साहब, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कुछ हो ना हो, इंसान की, हर एक इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, जिसमें अपना परिवार, पड़ोसी, अपना क्षेत्र, अपना पंचायत, अपना देश सबके हित में हो। और ये जब ऐसी सोच आती है ना, तो आपके बारे में बड़े बड़े लोग सोचने लगते हैं। और ये सोच बहुत ज़रूरी है। सो आप सभी से उम्मीद करूँगा कि जो भी आपके हैं जीवन में, अपनी सोच को बड़े रखिएगा, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो जानकारी मैं दिया हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे की इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।